नमस्कार। वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के मासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों व साहित्य मनीषियों को मेरा डॉक्टर ऋतु शर्मा नन्नन पांडे का सादर प्रणाम। साथ ही आज हमारे इस मंच से जुड़े आभासी पटल से जुड़े हमारे श्रोताओं व दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष भारतवर्ष ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम सभी ये जानते हैं कि जिस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानी और वीरों ने बलिदान दिया है। लेकिन इन सब के साथ अन्य लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में विशेष भूमिका निभाई थी। जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली बाल सेनानियों में नाना साहब की 14 वर्षीय दत्तक पुत्री मैना का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने अंग्रेजी बालिकाओं और महिलाओं की अस्मिता को बचाते हुए अंग्रेजों के हाथों ही अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह खुदीराम बोस, जो केवल 17 वर्ष की आयु में ही फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। इसी श्रेणी में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि का नाम भी अविस्मरणीय है। इन्हीं बाल सेनानियों और बाल साहित्यकारों, गीतकारों आदि के अमूल्य योगदान पर आज हम हमारे कार्यक्रम है स्वतंत्रता संग्राम में बाल साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मंच पर लब्ध साहित्यकार उपस्थित हैं। उनमें सबसे पहले मैं स्वागत हूँ हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष का, आदरणीय सतप्पा प्रोफेसर चौहान जी का। सर, आपका है। आप प्रतिष्ठित साहित्य निर्देशक हैं, स्नातकोत्तर हिंदी महाविद्यालय महाराष्ट्र से। आपका मंच पर पुनः स्वागत है। क्रम का विषय प्रतिपादन हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार व साहित्यिक पत्रिका चक्र के संपादक रजनीकांत शुक्ल जी। आदरणीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार, शिक्षाविद तथा हिंदी की संस्थापक आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी उपस्थित है। आदरणीय कार्यक्रम में आपका सारस्वत अतिथि के रूप में आज हमारे राजस्थान से वरिष्ठ कहानीकार, पेशे से इंजीनियर, लेकिन इंजीनियरिंग का जादू दिखाते ही उनकी कलम का जादू भी सिर चढ़कर बोल। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं आशा शर्मा। आज हमारे साथ दो इंजीनियर सौभाग्य से उपस्थित है हमारे कार्यक्रम, और दोनों ही लेखिका भी हैं। जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत। शर्मा मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत। मैं पुनः स्वागत करती हूँ। तो अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वह हमें 2 शब्दों से आज्ञा दें आज के कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच आपका है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन कीजिए। जी, अब ठीक। हेलो, अभी आवाज पहुंच रही है? जी चौहान साहब, आ रही है। जी सर, आ रही है। स्वतंत्रता संग्राम, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में बालकों और बाल साहित्यकारों की भूमिका, ये आज की तारीख में प्रासंगिक विषय है। पहले ही मेरी मुलाकात सर से हुई और मैंने बता दिया था कि इस विषय पर बड़ी संगोष्ठी होनी चाहिए। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, इसीलिए समन्वयक संयोजक डॉक्टर ऋतु शर्मा नन्नन पांडे जी को मैं साधुवाद देता हूं
और ये चर्चा शुरू करने के लिए मेरी तरफ से अनुमति देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर्वप्रथम मैं आज हमारे के कार्यक्रम के विषय में आदरणीय रविकांत शुक्ल सर जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आपसे जानना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बाल सेनानियों की भूमिका, साहित्यकारों की भूमिका रही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैं जानती हूँ और कवियों की भूमिका भी रही है। कृपया आप हमारे इस बारे में बताइए। प्रदीप जी का गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों, जो भी जी हमारे अंदर एक जोश पैदा। तो आप बताइए कि गीतकारों का स्वतंत्रता और बाल सेनानियों को उत्साहित करने का योगदान रहा। जी मन चाहता है। हाँ, मैं सभी को का अभिनंदन करता हूं और मैं इस विषय में प्रवेश करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी दिल्ली सरकार में शिक्षक रहा और बच्चों के साथ मैं जुड़ा रहा और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ जुड़ा रहा। तो मैं चूंकि पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ाया, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो आजादी स्वतंत्रता की बात आती है, तो आजादी किसे प्यारी नहीं होती है। याद आती है मुझे सिमंगल सिंह सुमन जी की वो कविता जो पाठ्यक्रम में हमने पढ़ाई बच्चों को कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। जब वो बात आजादी की लड़ाई में बच्चों की भूमिका की होती है तो मुझे अपने एक मित्र जगदीश जगेश जी की याद आती है। वो सेल टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे, कानपुर के रहने वाले थे। तो मैंने तब उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कलम आज उनकी जय बोल। किताब का शीर्षक था, अब आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कलम आज जो उनकी जय बोल शीर्षक तो कविता तो दिनकर जी की है। तो दिनकर जी की ही कविता से उन्होंने अपनी पुस्तक का शीर्षक लिया था कि जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्ने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो जी, तो ये ऐसे लोगों की जय बोलने के लिए जब दिनकर जी ने ये कविता लिखी तो यहीं से उन्होंने शीर्षक उठाया और किशोर बच्चों के लिए जो बलिदान उन्होंने दिए देश के, हम तो कहते हैं कि अगर आपको कहीं मिले ये पुस्तक तो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें चित्र इतने अच्छे दिए हुए, बड़े ही मुश्किल से प्रयत्नों से जुटाए थे चित्र उन्होंने, और बड़ी अच्छी पुस्तक है। बनारस से प्रकाशित हुई थी, कलम आज उनकी जय बोल, जिसमें उन्होंने खुदीराम बोस, जिसका भी ऋतु जी ने जिक्र किया, खुदीराम बोस थे, कनकलता थी, कनकलता बरुआ, हेमू कालानी, नारायण दाभाड़े, भास्कर कार्णिक, दत्तू रंगाणी, काशीनाथ पाटघेरे, शंकर दादा महाले जैसे तमाम गुमनाम रहे क्रांतिकारियों जिनके नाम भी हमने नहीं सुने, ऐसे लोगों की जीवन गाथाएं और जानकारियां दी गई थी। उस पुस्तक की विशेषता तो बताई हमने कि चित्र इसमें बहुत अच्छे बने थे। आजादी की लड़ाई में जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि नाना साहब की पुत्री मैना का बलिदान जो था वो तो था ही था, इसके साथ महाराष्ट्र जिले के सांगली जिले के महाराष्ट्र में दो लड़के थे बच्चे, सीताराम और ढोडी संतू। ये इनके नाम ही किसी ने नहीं सुने, लेकिन इनकी कहानी मैंने पढ़ी कहीं और लेके उसको मैंने एक नाटक लिखा बच्चों के लिए 15 अगस्त पे करने के लिए, और उसमें उन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस महीने की जो अगस्त महीना पिछला बीता है, इसमें जो देश की इस समय सर्वाधिक चर्चित बच्चों की पत्रिका देवपुत्र सर्वाधिक प्रसारित होने वाली, तो उसमें वो नाटक प्रसारित हुआ है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो उनके बलिदानों की ही याद दिलाने के लिए वो नाटक मैंने लिखा था बच्चों के लिए। इसके साथ अगर बात हम करें कहानियों की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस जमाने में थे, प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे। सोजे वतन की याद है हमें कि उन्होंने सोजे वतन जैसी कहानी लिखी थी जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसके अलावा
प्रसाद जी ने लिखा था, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। और इसके अलावा काकोरी कांड के महत्व को कौन भूल सकता है, जिसमें 4 हमारे देश के देशभक्तों को फांसी की सजा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान वीर सेनानियों की। इसमें एक जितने लोग पकड़े गए थे उसमें एक बच्चा था जो नाबालिग था, जिसको कम उम्र की वजह से छोड़ दिया गया था। उनका नाम था मनमथ नाथ गुप्त। दिल्ली में रहते हुए उनसे मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और मैं उनसे मिलके उनसे कई बार मुलाकातें मैंने उनसे की। ये जगदीश जगेश जी जब दिल्ली आए और उन्होंने उनके साथ मुझे लेके गए, उनसे मुझे उन्होंने मिलाया। बहुत सारे गुमनाम विस्मृत जो सेनानी हैं उनकी कहानियां सामने आनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। और CCRT इसमें प्रयासरत है कि एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है, अगर जिसको जानकारी है वो इसमें उसमें नाम उनके दे दे। रही बात बाल साहित्यकारों की भूमिका की, तो मुझे याद आती सबसे पहले सोहन लाल द्विवेदी की, जिनकी एक कविता थी वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, हो जहां बलशीस अगणित एक सिर मेरा मिला दो, वंदना के इन स्वरों में। साथ ही याद आती है द्वारका प्रसाद महेश्वरी की, जिनका प्रयाण गीत तो बच्चों के रग रग में एक जोश की लहर उठा देता था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वही, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम और सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन भूल सकता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और फिर माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे बीरनी। एक तरफ जहां श्याम नारायण पांडे लिख रहे थे कि थाल से जाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर स्तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पत आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो सुनकर अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, सुंदरियों ने जहां देश जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए वीर जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जहां पूजा करने लेने सतियों की पद्धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला। तो ऐसी कविताएं जो बच्चों के मन में क्या बड़ों के मन में भी जो है एक जोश तरंग एक जगह देती थी। और दूसरी ऊपर तरफ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी लिख रहे थे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चाहे इनकलाब का नारा हो या वंदे मातरम का जय घोष, ये तो वो थे जो सारे देशवासियों को प्रभावित कर रही थी चीजें। लेकिन इसके साथ ही एक और माध्यम है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, वो है फिल्म का माध्यम, जिसने हर खासो आम को प्रभावित किया था। देशवासियों को देश प्रेम की ओर मोड़ने में फिल्मी गीतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश की आजादी मिलने के बाद जो भयंकर रक्तपात हुआ, उससे देश बिल्कुल टूट गया था। ऐसे में आने वाले भविष्य की चिंता सभी के मन में थी। सभी जो गीतकार थे सपने बुन रहे थे कि हम बच्चों को एक ऐसा देश बनाएं। साहिर लुधियान भी लिख रहे थे, आज के टूटे खंडहरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे, तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के बलिदान की, नेहरू के अरिमान की। देखो क्या लिखा उन्होंने कि नारी को इस देश ने देवी कह के दासी माना है, जिसका कुछ सम्मान नहीं वो घर की नारी घर की दासी माना है, तुम ऐसा आदर मत लेना, आड़ जो हो अपमान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। तो इस तरह से सभी लोग लिख रहे थे। हम कहेंगे कि शैलेंद्र एक तरफ लिख रहे थे, बूट पालिश में गाना 1954 में उन्होंने लिखा था कि भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। तो ये आने वाली दुनिया जो बच्चों की दुनिया थी, हमारे भावी नागरिकों की दुनिया थी, ऐसे देश प्रेम के गीत वो लिख रहे थे। हमसे न छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। तो वो कहते थे आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा,
ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, बदलेगा ये जमाना, ये सितारों पे लिखा है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ, तो ऐसे में ही कवि प्रदीप लिख रहे थे जागृति फिल्म में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है, ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है, जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। शकील बदायूं लिख रहे थे, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। और दूसरी तरफ लिख रहे थे, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है हमारा, नेता तुम ही हो कल के। तो भविष्य के भारत को बना रहे थे और लोगों के मन में एक देश प्रेम और आजादी की भावना को भर रहे थे। ऐसे साहित्यकारों की भूमिका रही है। मुझे लगता है कि आज की चर्चा में आजादी की लड़ाई में बालकों और बाल साहित्यकारों की भूमिका को लेकर अनेक पहलू हमारे सामने आएंगे, जो आने वाले वक्ता हमारे सामने रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा बड़ी ही अच्छी रहेगी। मेरी समझ से जैसा भी मुझे लगा कि शुरुआत इसकी कैसी करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा इसकी शुरुआत कर दी है। और रितु जी आगे इसको बढ़ाए। धन्यवाद। शुक्ला जी, बहुत आपने बहुत बिल्कुल आभार वीरेंद्र सहवाग आदरणीय के अंदाज में आपका। शुरुआत की है। इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में शुरुआत की है, चौके छक्के खूब लगा दिए हैं शुरू में। शुक्रिया जी नरेंद्र जी जी, जी शुक्रिया। यही मैं कहने वाली थी। जी, से उत्कर्ष सिनेमा में आपने सबको एक गागर में सागर भरकर इस विषय को एक नया रूप आपका बहुत पेशे से इंजीनियर रुचिका जी के पास। रुचिका जी जो है बहुत वर्षों से दक्षिण भारत में निवास कर रही है, वहाँ की पृष्ठभूमि कर सृजते ही रहते हैं आपकी रचनाएं, कहानियां, कविताएं। रुचिका जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, हिंदी के हैं रितु जी, गीतकार आपकी हैं, आवाज रचनाकार नहीं आ हैं, रही है। और उन्होंने जो स्वतंत्रता पर आ रही है, थोड़ा कट कट के आ रही है। अच्छा, के आ रही है, हाँ आवाज कट के आ रही है। तो हिंदी के कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और पास आ जी। जाऊं। नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। अब बंद हो गई, अब बंद हो गई। अगला अगला नंबर रुचिका जी का। अच्छा, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, दक्षिण भारतीय साहित्यकारों ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। कृपया आगे रुचिका। धन्यवाद रितु जी। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सत्तापा लहू चौहान एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक नमस्कार करती हूँ। अब आदरणीय रजनीकांत शुक्ला जी ने तो जोश के साथ शुरुआत कर ही दी है, और मैं दक्षिण के बारे में सीधे लेके जाती हूँ कि देखिए, देश के सभी राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन जोर शोर से चला था, लेकिन जो हमारे दक्षिण में सबसे बड़ी समस्या आई थी भाषा की, क्योंकि जो दूसरे प्रदेश थे वे सभी जो अक्सर हिंदी भाषा सभी समझते हैं, और कुछ जो हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं भी हैं, उनके माध्यम से ये समाचार सब जगह फैल रहा था। और जो अखबारों में जो स्तंभ शुरू किए गए थे, जिसमें आजादी की योजनाएं जो होती थी, या साहित्यकार जो थे वो अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बाल जो बच्चे थे उनको प्रेरित करते थे कि इन आंदोलनों में भाग लो। तो लेकिन दक्षिण के सामने ये भाषा की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जो हमारे यहाँ दक्षिण के जो लोग थे उस टाइम पर, वो काशी में संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और वेदांत सीखने के लिए जाया किया करते थे।
और ऐसे में जो दक्षिण के महाकवि सुब्रमण्यम भारती, दरअसल वो 7 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखने लगे थे और 11 वर्ष की उम्र में उनको यहाँ एटापुरम एक जगह है, वहां के राजा ने भारती नाम से उनको संबोधित करना शुरू किया था। एक सम्मान उनको दिया गया था, भारती मतलब सरस्वती के नाम का, क्योंकि वो कविताएं लिखा करते थे बहुत अच्छी। जब वे काशी पढ़ने गए, कविताएं, क्योंकि आंदोलन का माहौल था, स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहे थे, तो उनकी कविताओं में भी, तमिल लिखते थे वो, उनकी कविताओं में भी वो आंदोलन का पुट था, देश के स्वदेश के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और जो कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इस तरह की रचनाएं उनकी हुआ करती थी। और जब वे काशी गए, काशी में पढ़ते समय वहां पे वे बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर एनी बेसेंट, इन सबसे उनका मिलना हुआ और तब उन्होंने, वो उस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने घर पे ही ये बैठकें करवाना शुरू कर दिया और खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अब वो ये जानते थे कि अगर हमें उत्तर और दक्षिण को एक करना है तो दक्षिण के लोगों तक, जो हमारे अन्य राज्यों के आंदोलनकारी योजनाएं बना रहे हैं या जो भी आंदोलन करते हैं, वो सूचना पहुंचनी जरूरी है ताकि दक्षिण के लोग भी उसमें मिलजुल के काम कर सकें। तो उन्होंने एक साहित्य सेतु की तरह काम किया, क्योंकि वे तमिल थे और हिंदी भाषा के जानकार, हिंदी संस्कृत के जो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। तो सबसे पहले उन्होंने वंदे मातरम गीत जो था उसका तमिल में अनुवाद किया और ये अनुवाद यहाँ दक्षिण तक पहुंचा। फिर उन्होंने कई कविताएं लिखी थी कि मतलब उनको देश साहित्य सेतु के नाम से ही पुकारा जाने लगा था और उन्होंने कई कविताएं जो तमिल भाषा में लिखी उस टाइम पर, उसका दो दो पंक्तियां में अनुवाद, जो हिंदी अनुवाद है वो बताती हूँ। और उनको भरतियार नाम से भी, भारती तो उनको संज्ञा दी गई थी राजा के द्वारा, और उनको भरतियार नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। उनकी जो कविता है, बड़ी अच्छी कविता उन्होंने लिखी और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, वो कविताएं जब मैंने उनके हिंदी अनुवाद पढ़े हैं। तो एक कविता देखिए, 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर उनकी। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। तो इस तरह उन्होंने कविता एक थी। दूसरी कविता उनकी देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बच्चों के लिए लयबद्ध पंक्तियां हैं ये। और दुर्बल कंधों वाले भारत, जा 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 तू भाग, और दबे सीने वाले भारत, जा 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 तू भाग, और तेजहीन मुख वाले भारत, जा 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 तू भाग, और कातर दीनहीन वाणी वाले भारत, तू भाग भाग भाग। फिर देखिए कविता में इसी तरह भाग भाग करते हुए अंत में जो पंक्तियां, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। आ तू आ, कांति युक्त वाले भारत, आ फिर कहीं नहीं जा, बस यही रह जा। तो इस तरह की कविताएं जो बच्चों के लिए लयबद्ध कविताएं थी, वो तमिल में लिखा करते थे और हिंदी से तमिल अनुवाद भी करते थे। फिर आपकी एक कविता बहुत अच्छी जो बहुत लोकप्रिय भी हुई, स्वतंत्रता की प्यास। तो ये तो उन्होंने हिंदी तमिल, तमिल हिंदी या अन्य भाषाओं का साहित्य सेतु की तरह काम किया। अब यदि मैं और दक्षिण भारत के कवियों की बात करूं जिन्होंने तमिल में रचनाएं लिखी, तो कवि मणि देशिक विनायकम पिल्लई, ये पहले तमिल भाषा के कवि थे जिन्होंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी। और क्योंकि स्वतंत्रता से पहले थे, इसलिए उनकी कविताओं में और रचनाओं में देशभक्ति का स्वर गूंजता है। और वे गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी का अनुसरण करते थे और वे चाहते थे कि दक्षिण के बच्चे भी गांधी जी का अनुसरण करें। तो इसलिए उनकी कविता का एक अनुवाद मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, छंद मुक्त कविता है कि यदि आप रचनात्मक चाहते हैं, यदि आप रचनात्मकता चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं लाभ, देखिए वो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, अगर पाना चाहते हैं आप लाभ, परिश्रम की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, करना है परिश्रम बिना श्रम के, खाना खाने के लिए, कमर में कपड़ों के लिए, जिएंगे पृथ्वी पर क्या करके,
जिएंगे पृथ्वी पर क्या करके, भरोसा किसी अजनबी पर। मतलब ये ब्रिटिश जो लोग थे, सरकार उस टाइम जो थी, उसके लिए वो लिख रहे हैं, जिएंगे पृथ्वी पर क्या करके, भरोसा किसी अजनबी पर, बिना भोजन की लालसा के, बिना कपड़ों में सिलवटे पड़े, करे ऐसे कई उद्योग, भगाए दूर आलस रूपी राक्षस को, चलकर गांधी जी के रास्ते पर, जिए ऐसा जीवन जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करे। तो ये उनकी तमिल रचना का अनुवाद, हिंदी अनुवाद है। ऐसे ही यहाँ के एक और कवि हुए नामवक्कल रामलिंगम पिल्लई। वो भी गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर कई बार वे जेल भी गए। और उनकी पंक्तियां जो थी बच्चों को किस तरह से प्रभावित करती थी, उन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए जो जुलूस निकाले गए थे, राजा जी जो राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में जुलूस निकला था। और स्वयं सेवक वेदारण्यम समुद्र तट की ओर जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने इन कवि की रचनाओं को गाते गाते, बोलते बोलते वे आगे बढ़ रहे थे। तो इसकी ये दो पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ती हूँ, देखिए। खड़ग बिना रक्त बिना युद्ध एक चलता है, तमिल से हिंदी अनुवाद है। खड़ग बिना रक्त बिना युद्ध एक चलता है, विश्वास है जिसे शाश्वत सत्य पे, विश्वास है जिसे शाश्वत सत्य पे, सभी शामिल होंगे इस युद्ध में, अच्छा है सभी रुचि। शामिल होंगे इस युद्ध में। तो ऐसे ही और एक और कवि हैं अलवालियप्पा, जो बच्चों के कवि हैं, और वो कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी, स्वतंत्रता के जन्म की कहानी, जिसमें उन्होंने देश के पराधीन से जब स्वाधीन हुए तब तक क्या कौन कौन सी घटनाएं आई और उन्हें किन स्वतंत्रता सेनानियों की क्या भागीदारी थी, उसका वर्णन किया है। और साथ में जो उस टाइम पे जो उन्होंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी, वो भी उसमें शामिल है। तो देखिए, एक कविता का हिंदी अनुवाद है, नष्ट करना एकता को, नष्ट करना एकता को चालाकी करना, शत्रुता को बढ़ाने की, निगलना दूसरों की संपत्ति, हर दिन की हो गई है आदत गोरों की, हर दिन की हो गई है आदत गोरों की। तराजू थामने आए थे, क्योंकि वे व्यापार करने आए थे यहाँ पर, तराजू थामने आए थे जो हाथ में, पकड़ ली युद्ध की बंदूक, पकड़ ली युद्ध की बंदूक, हड़प लिया पूरे राज्यों को, बना लिया देश को गुलाम। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों को संदेश प्रसारित किया था कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमें गुलाम बनाया है। इसके अलावा अलवलियाप्पा ने बच्चों के लिए कई वस्तुओं पर छोटी छोटी कविताओं की रचना की। महात्मा गांधी जी से प्रभावित बच्चों को वे उपदेश देते हैं, सुनिए गांधी की बातें, सुनिए गांधी की बातें, उनके दिखाए मार्ग पर चलो, जियो शांति से हमेशा, करो धर्म का पालन, बोलो सच ही हमेशा, बोलो सच ही हमेशा, पाओगे इससे श्रेष्ठता, चलाओ चरखा, पहनो खादी कपड़े, करो देश की सेवा, हमेशा भलाई करते रहो। तो इस तरह के जो हमारे दक्षिण के जो कवि हुए, इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं की। और जो सुब्रमण्यम भारती थे, ये तो पौंडीचेरी जाके छुप गए थे अरविंदो घोष के आश्रम में, क्योंकि ये तो काशी चले गए थे। वहां इनका सभी स्वतंत्रता सेनानियों से, और युवा थे उस समय, मेल मिलाप हुआ। और फिर इनको किसी ने बताया कि जब सरकार, अंग्रेजी सरकार जब पकड़ती थी, तो ये सारे पौंडीचेरी जितने भी युवा हैं, पौंडीचेरी जाके छुप जाते थे। तो वहां अरविंदो आश्रम से पत्रिकाएं निकलती थी, उनमें ये अपनी रचनाएं लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे अनुवाद करके। तमिल के अनुवाद ये हिंदी में लिखते थे उनमें, और हिंदी वाली रचनाओं का तमिल अनुवाद करके ये तमिल पत्रिकाओं में भेजा करते थे। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान था अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में। धन्यवाद ऋतु जी। वैसे ब्रज के कवि भी बहुत अच्छे हुए थे, आपका पर बहुत अभी बहुत आपने ये सवाल मुझे इधर का ही किया, दक्षिण का ही। जी ऋतु जी। बता दीजिए आप, अगर उनके बारे में बताना अच्छा, चाहते हैं ब्रिज तो की भी जरूर बताऊं मैं। बताइए। देखिए, क्योंकि ब्रिज भाषा में समझती हूँ, मेरा जन्म वही का है, इसलिए मैं
बताती हूँ कि ब्रिज के कवि हुए थे नाथालाल पाठक, जिन्होंने ब्रिज भाषा में बहुत सुंदर कविताएं लिखी। देखिए, कसकर कमर समर की तैयारी करो, वो रो नहीं बोलते, रो, कसकर कमर समर की तैयारी करो, समर मीन्स युद्ध, कसकर कमर समर की तैयारी करो, आयो द्वार दुश्मन ताही मार के भगावेंगे, आयो द्वार दुश्मन ताही मार के भगावेंगे, गावेंगे सुएकता के सुंदर अनूठे राग, गावेंगे सुएकता के सुंदर अनूठे राग, हिंदू और मुस्लिम समस्या सुलझावेंगे, हिंदू और मुस्लिम समस्या सुलझावेंगे, आएंगे ना हम अब विदेशियों की चालों में, भारत को जल्दी आजाद भी बनावेंगे, नावेंगे ना माथ, नावेंगे मीन्स नवाएंगे, माथ मीन्स माथा, नावेंगे ना माथ नाथ जोलो वीर भारत के, धन तन धन बाकी लो भारत बचावेंगे, तन धन बाकी लो भारत बचावेंगे। दूसरी कविता उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत अच्छी लिखी है। आवत सुभाष रात सपने में देखी नाथ, आवत हाँ। सुभाष रात सपने में देखी नाथ, संग 40 लक्ष सैन्य बलवान है, जल थर चल चर जल जल चर थल चर यान अनेकन है, टैंक लोरी कारण में भरी सामान है, भारत आजाद हेत आयो द्वार भारत के, क्रांतिकारी नेता या को जानत जहान है, मात जय भारत की बोल रहे चारों ओर, शोर भयो भारी साथ नाजी ना जापान है। उनको सपने में आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कविता में कि सुभाष चंद्र बोस मुझे सपने में आ रहे हैं, फिर फाइनली लास्ट में वो बोलते नहीं जी वो तो जापान में है। भारत में तो नहीं। ऐसी ये बहुत सुंदर कविता। एक उनका भजन टाइप मान लीजिए या जो वहाँ का भजन ही है छोटे बच्चों के लिए, हे दीन दयाल कृपाल गोपाल, हे दीन दयाल कृपाल गोपाल, बिन तुम संकट माही समाज, हम दीन दुखी अति ही किसान, है वसनहीन घर में न नाज, वसनहीन मतलब कपड़े भी नहीं है, नाज मीन्स अनाज भी नहीं है, कहे नाथ टेर कर ना अबेर, अपना सा फिर कर दे सुराज, कि अब देर नहीं करो, नाथ कहते हैं अब देर नहीं करो, स्वराज वापस अपना जैसा हो जाए हमारा, अभिनानन के कर मान चूर, आ भारत की रख लाज आज। तो इस तरह से नाथा जो कवि थे उन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं की, और ऐसे तो पूरे देश में बहुत विभिन्न भाषाओं के कवियों ने की है, हमारे आदरणीय रजनीकांत जी ने बताया ही है अभी। तो बस मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। बहुत सुंदर रुचिका जी, आपने बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद सर। आप मिल की तो जानकारी दी ही है, साउथ दक्षिण भारत के कवियों की और साहित्यकारों की रचनाएं दी और उनका और साथ ही ब्रिज के कवि की भी आपने कविता पढ़कर हमारे दर्शकों का मन बहलाया, आपका बहुत बहुत। अब हम आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय आशा शर्मा को। आपसे जानना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बालकों की भूमिका या उनका दान किस प्रकार का रहा। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा मैम। रजनीकांत जी आपको भी नमस्कार, रुचिका जी को भी नमस्कार, रितु जी आपको भी नमस्कार, और बाकी जो वरिष्ठ साथी बैठे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रितु जी, हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन में बालकों की भूमिका पर। वैसे देखा जाए तो ये जो शब्द है ना, क्रांति, आंदोलन, शहीद, ये शब्द बालकों की जो बेसिक नेचर है ना, प्रवृत्ति, उससे मेल नहीं खाते, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं और उनके लिए हम यही सोचते हैं कि बच्चे का जो मुख्य काम है, खाना है, खेलना है, पढ़ना है और थोड़ी बहुत शरारतें करना। लेकिन
सबको लगता है कि ये जो इस तरह के आंदोलन टाइप के जो काम है ना, वो बच्चों के लिए जोखिम वाले काम बच्चों के लिए नहीं होते हैं। लेकिन जब क्रांतिकारी बालकों की बात आती है तो एक रहीम जी का दोहा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बचपन में, वो याद आता है। वो कहते थे कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई, क्या करे तलवारी। तो इस स्वाधीनता के आंदोलन में बच्चों ने उस सुई की भूमिका निभाई, जहां आपकी आवाज चली गई। आशा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आशा जी आपकी आवाज। मैम आपकी आ रही है आवाज? अब आ रही है? जी 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 एक्चुअली बीच में फोन आ गया था तो वो सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर, वो एक ऐसा दौर था आजादी का जब आजादी का नशा सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। युवाओं का तो खैर ये काम ही था, लेकिन महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अब चूंकि बच्चे होते हैं भोले, उनको नादान समझते हैं, इसलिए उनके इस गुण का, ये जो भोलापन और जो नादानी वाला गुण है, इसका काम बहुत ही कूटनीति के साथ लिया गया। उनको इस तरह के काम दिए गए जिससे बच्चों पर शक नहीं हो। जैसे जो हमारे क्रांतिकारी कहीं छिप जाते थे तो उनको उनकी छिपने की दशा में उनको जो भोजन और पानी या वस्त्र जो उनको उपलब्ध करवाए जाते थे, उसके लिए बच्चों का उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ जाने का डर रहता है, वो एक बिल्कुल फ्रेम में रहते हैं ना, पुलिस के या प्रशासन के हिट लिस्ट में रहते हैं। बच्चे इन चीजों से अछूते रहते हैं, तो बच्चों को जो है इस काम के लिए उपयोग में लिया जाता था कि वे ये गुप्त सूचनाएं इधर उधर पहुंचाएं। तो स्वाधीनता के इतिहास में कुछ बच्चे तो इतने वीर और निडर हुए हैं कि उनको आज भी हम लोग याद करते हैं। ऐसे कुछ बालकों का जिक्र आपने भी किया था, और उनसे हटकर कुछ बच्चों का जिक्र मैं भी करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एक नाम लेती हूँ, बाजी राउत का। बाजी राउत जो थे, प्रजामंडल ने एक बच्चों के लिए एक सेना बनाई थी, वानर सेना। सबने नाम सुना होगा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है आजादी का, वानर सेना का नाम जरूर सुना होगा। तो बाजी राउत की बात करने से पहले मैं वानर सेना की बात करती हूँ। वानर सेना जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वानर सेना बच्चों की सेना। न केवल वानर सेना बल्कि भारत बाल सभा और एक थी मंजरी सेना। तो प्रजामंडल ने 12 से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों का ये संगठन बनाया था, और उन बच्चों का काम यही था कि अंग्रेजों से बचने के लिए जो क्रांतिकारी छिपे हुए हैं उन तक भोजन पानी पहुंचाना है और उन तक गुप्त सूचनाएं पहुंचानी है। आपने रामायण में गिलहरी का जिक्र सुना होगा। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी अपनी पीठ पर मिट्टी के कण लगा लगा के उन पत्थरों के बीच की दरारों को भरने की ये उसी गिलहरी की तरह काम करती थी कि जो क्रांतिकारियों को जो जोड़ने के जो पुल होते थे, जो पत्थर थे, उनको आपस में जोड़ने का, समेटने का काम ये वानर सेना करती थी। तो जो लड़कियों की जो सेना थी उसको मंजरी सेना का नाम दिया गया था, और बच्चों की जो थी वो भारत बाल सभा और वानर सेना। इनके ऊपर कोई जल्दी से शक नहीं करता था, इसलिए इन सूचना के अलावा इनका एक काम होता था कि ये प्रभात फेरी निकालेंगे हर रोज और आम लोगों को स्वाधीनता के लिए जागरूक करेंगे। दीवारों पर पोस्टर लगाने जैसे काम भी ये लोग करते थे। और एक और मजेदार काम जो ये लोग करते थे वो ये था कि शरारती तो खैर बच्चे होते ही हैं, जब अंग्रेजों का या सिपाहियों का झुंड
जब किसी को प्रताड़ित करने के लिए या परेशान करने के लिए या कहीं हमला करने के लिए इकट्ठा होता था, तो ये उनके बीच में जाके उनके घोड़ों को भिड़का देते थे। तो इससे जो जिस तरह का माहौल बनता था, उससे क्रांतिकारियों को भागने का और लोगों को बचने का अवसर मिल जाता था। खैर, मैं आती हूँ बाजी राउत के ऊपर। बाजी राउत जो था, उसको उड़ीसा का रहने वाला था ये बालक, और ये 12 साल का बच्चा नाव चलाया करता था। इनके गांव में ब्राह्मणी करके नदी बहती थी, जहां पर इसका काम था कि ये नाव से इधर से उधर लोगों को लाने ले जाने का काम करता था। तो बात ये 11 अक्टूबर 1938, उस पर नदी पर बाजी राउत पहरा दे रहे थे, और नदी के दूसरी तरफ कुछ अंग्रेजों को पार करनी थी वो नदी। अब घोड़े तो नदी पार करेंगे नहीं, तो बाजी राउत से कहा गया कि हमें नदी पार करवा दो। बाजी राउत को पता था कि ये क्यों नदी पार करना चाह रहे हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। तो जब उसने मना कर दिया तो अंग्रेजों ने अपनी बंदूक की बट से उसके सर पर प्रहार किया, लेकिन बाजी राउत ना तो डरा न रोया, बल्कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्ला, अंग्रेजों से क्रांतिकारियों की रक्षा हो सके। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया, मार दिया उसको। तो बाजी राउत जो है 12 साल की उम्र में स्वाधीनता संग्राम का सबसे छोटा शहीद माना गया है। एक जिक्र करते हुए मोतीलाल शुक्ल का। मोतीलाल शुक्ल जी कब के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश की नरवाल तहसील के पाली गांव में। जब इसने क्रांति में इस बच्चे ने भाग लेना शुरू किया था, तब इसकी उम्र थी केवल 15 वर्ष। हुआ ये कि इनके गांव में एक तालाब था, जिसमें उस तालाब से लोग पीने का पानी भरा करते थे, और उसी तालाब के किनारे पर अंग्रेजों ने डेरा डाल रखा था। एक दिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस तालाब में जिसमें ये लोग पीने का पानी लेके जाते थे, उसमें अपने घोड़े छोड़ दिए पानी पीने के लिए। तो मोतीलाल शुक्ल को बहुत गुस्सा आया, और उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके एक दिन मौका पाकर अंग्रेजों को ऐसा पीटा कि अंग्रेजों ने वो डेरा खाली कर दिया वहां से। अब उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो हम समझ सकते हैं, मुकदमा भी हुआ होगा, जेल भी हुई होगी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि उस 15 साल के बालक की जो हिम्मत थी, मैं उसकी दाद देना चाहूंगी। एक और नाम मैं लेती हूँ, केशव बलिराम हेडगवार। सबने सुना ये नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बलिराम हेडगवार जी। वो छोटी सी घटना है कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे, तो इनके यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आए निरीक्षण करने के लिए। उसकी जैसे स्वागत किया जाता है, तो बलिराम जी ने अपने दोस्तों के साथ में वंदे मातरम का उद्घोष करके और उसका स्वागत किया। जाहिर सी बात है, इंस्पेक्टर को गुस्सा आएगा ही, और उसने स्कूल से निकलवा दिया उसको। उसके बाद में इन्होंने पुणे के कॉलेज में एडमिशन लिया, और बाद में क्या क्या कारनामे किए हम सब जानते हैं। बच्चों के बाद अब मैं बालिकाओं की बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जिस स्वाधीनता की हम बात कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ये जो हमारी पराधीनता थी, हमारी जो गुलामी थी, वो बहुत अलग पर थी। हम लोग मानसिक रूप से भी गुलाम थे, हम लोग सामाजिक रूप से भी गुलाम थे, हम लोग धार्मिक रूप से भी गुलाम थे। तो एक बालिका हुई थी डूंगरपुर, राजस्थान के दक्षिण राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, वहां पर एक बालिका थी कालीबाई, बहुत बना हुआ है। तो बात ये थी कि जो शासक अंग्रेजों के साथ में मिलकर, जो स्थानीय रियासतें थी, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन कर रही थी। उनको और अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर जनता पढ़ लिख गई, पढ़ी लिखी जनता सवाल कर सकती है, हमारे जो नियम हैं, हमारे कायदे हैं, हमारे जो आदेश हैं,
या हमारा जो शासन करने का तरीका है उसके खिलाफ हो सकती है। तो उनकी कोशिश ये रहती थी कि स्कूल जो है गांव में नहीं खुले, लोग नहीं पढ़े। सेम वो भी यही सोचती थी कि अगर लोग पढ़ेंगे तो जागृत होंगे, और जागृत होंगे तो इनके प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होंगे। वो चाहते थे कि लोग पढ़ें, तो उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खोल दिए थे। ये जो स्कूल खोले थे प्रजामंडल ने, ये क्रांतिकारियों का अड्डा भी होते थे। दिन में तो यहाँ बच्चे पढ़ते थे और रात को इनकी जो है यहाँ पर सभाएं हुआ करती थी, गुप्त सभाएं। जो आगे की रणनीति बनती थी उनका भी ये मुख्य स्थान होता था, प्रजामंडल की स्कूलें। तो एक गांव था रास्तापाल, इसकी जो स्कूल थी उसमें ये कालीबाई पढ़ा करती थी, और वहां दो मास्टर होते थे, नाना भाई खाट और सेंगा भाई। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ज्यादा डिटेल में जाने की मैं जरूरत नहीं समझती हूँ कि जब एक दिन पुलिस आई वहां पर स्कूल को बंद करवाने के लिए, तो नाना भाई और सेंगा भाई ने मना कर दिया स्कूल बंद करने के लिए। लेकिन जो रियासत के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, वो चाहते थे कि ये स्कूल बंद हो। तो उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि यदि कोई विरोध करता है तो उसको तुम सजा दे सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर इन दोनों को घसीटना शुरू कर दिया। अब देखिए पूरा गांव वहां खड़ा तमाशा देख रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो के खिलाफ कुछ बोले या इनको बचाने में मदद करे। उस वक्त कालीबाई जो है अपनी बकरियों के लिए घास लेकर आ रही थी। उसने जब देखा कि उसके दोनों गुरुओं को घसीटा जा रहा है ट्रक के पीछे बांध के, तो उसने अपने गट्ठर में से जो घास काटने वाली दराती होती है उसको निकाला और अंग्रेजों के सामने तन कर खड़ी हो गई। पूछा कि इनको क्यों लेके जा रहे हो? अंग्रेजों ने पहले उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में बताया कि हम ये स्कूल बंद करवाना चाहते थे और ये बंद नहीं कर रहे, तो सजा के तौर पर इनको घसीटा जा रहा है। कालीबाई भिड़ गई उनसे अपनी दराती लेकर, और जैसा कि होना था उसके आगे की कहानी बहुत दर्दनाक है। अंग्रेजों ने उसको गोलियों से भून दिया और कालीबाई की जो है मृत्यु हो गई। लेवल पर लड़ाई करें। अब मैं अभी जैसे आपने रितु जी ने बताया था कि स्वाधीनता की जो लड़ाई है 1857 से आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो स्वाधीनता की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 1857 की क्रांति थी। लेकिन वो तो अंग्रेजों के खिलाफ थी ना, हम तो उससे पहले से भी गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे। उस वक्त की जो लड़ाई हुई थी उसमें मैं एक बच्चे का नाम लेती हूँ, हकीकत राय। ये बात है 1857 से भी 100 साल पहले की, 150 साल पहले की, 1719। बच्चा फारसी सीखे इसलिए उन्होंने उसका एडमिशन एक मदरसे में, जो जाहिर सी बात है मदरसे में अधिकांश बच्चे जो थे मुस्लिम थे। एक दिन उन बच्चों ने हकीकत राय से कहा कि आओ खेलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। बच्चों ने कहा मन क्यों नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मन तो तुम्हारा होगा। तो उसने कहा माँ भवानी की कसम मेरा मन नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा अरे क्या तू माँ भवानी का नाम ले रहा है, कौन पूछता तुम्हारे इस पत्थर को, अगर मैं इसको सड़क पर गिराकर उसके ऊपर 2 जूते मारूं तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी माँ भवानी की। हकीकत राय को सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर यही शब्द मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के लिए बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा। बच्चों को गुस्सा आ गया, बात बढ़ी तो काजी तक पहुंच गई। काजी ने कहा कि तुमको माफी एक ही शर्त पर मिलेगी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। हकीकत राय ने मरना मंजूर किया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। ये हमारी धार्मिक गुलामी थी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। उसी कालखंड में, उसी 17वीं शताब्दी में जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे थे, उनको इसी कारण से मरवा दिया गया था, औरंगजेब ने मरवाया था। सबको पता है इस कहानी का।
तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि स्वाधीनता आंदोलन, चाहे वो राजनीतिक था, चाहे वो धार्मिक था, चाहे सामाजिक और मानसिक दास्ता थी, बच्चों ने किसी भी आंदोलन में बड़ों से कम भूमिका नहीं निभाई। बच्चों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी और हमको उन पर गर्व करना चाहिए। बच्चों को लेकर तो मैं बात अपनी यहीं खत्म करूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्वाधीनता से जुड़े गीतों और बाल साहित्य पर बात करी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देशभक्ति के गीत या कविता उस दौर में लिखे गए थे, उसको बाल साहित्य या प्रौढ़ साहित्य के रूप में बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आप उसको देखिए ठीक से, वो स्पेशली बच्चों के लिए नहीं लिखे गए थे, वो देशभक्ति के गीत थे। देशभक्ति के गीत जहां क्रांतिकारियों में जोश और जुनून भरते हैं, वहीं पर बच्चों को संस्कारित करते हैं। इसलिए उनको पाठ्यक्रमों में लगाया गया ताकि बचपन से ही बच्चे उनको पढ़ें। हमने भी पढ़े अपने पाठ्य पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर, मैंने भी बचपन में पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी होगी। और वंदे मातरम, झंडा गीत, ये सब गीत ऐसे हैं जिनको आप अलग से बाल साहित्य या बाल गीत नहीं कह सकते। ये एक कॉमन गीत है जो बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना बड़ों के लिए था। तो बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार। आदरणीय आशा शर्मा मैम, उस वक्तव्य में आप ऐतिहासियों को हमारे सामने रखा, शायद हम उसे अपरिचित थे या शायद कहते आपने फिर से कर हमें एक बार फिर से अपने इतिहास पर करने के लिए एक फिर से गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। आपका बहुत आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मैं आमंत्रित आदरणीय निहार सिंह। आदरणीय निहार सिंह जी शिक्षाविद हैं, साहित्यकार, व्यंगकार हैं और कवि भी हैं। ये मुझे पिछले दिनों पता लगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आप दर्शक जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय में जो पत्रिकाएं निकल रही थी, जैसे बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका मराठा केसरी निकलती थी, बच्चों अलग से कोना होता था। हाँ, तो उसमें एक अलग से कोना होता था जो बच्चों को उत्साहित करता था आंदोलन में भाग लेने के लिए। और जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत था वंदे मातरम, जो अपने आप में प्रेरित करता था कि हाँ, देश के लिए हमें कुछ करना है, अपनी मातृभूमि है। तो उस समय के साहित्यकार और पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आदरणीय निहार जी, मंच आपका। जी, धन्यवाद रितु जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय चौहान साहब, बड़े भाई रजनीकांत शुक्ला जी, आशा शर्मा जी, रुचिका शर्मा जी, आप सभी का पटल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मैं बहुत साधुवाद देता हूं डॉक्टर रितु पांडे जी को कि इन्होंने एक बहुत ही ऐसे विषय को चुना है जिस तरफ नजर कम जाती है लोगों की, और ये प्रस्तावित काफी दिनों से था। लेकिन देखिए, आज शिक्षक दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम को रखा गया, और जितने भी शिक्षक साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बीच में बड़े भाई रजनीकांत शुक्ला जी, डॉक्टर सतप्पा लहू चौहान जी, रितु जी, हम सब शिक्षक ही हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप सबको शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। अब हम चर्चा करते हैं बाल साहित्यकारों की, बच्चों की, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश को आजादी दिलाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों से कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री
रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर ने एक आशा जगाई कि प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्ति को हम अक्सर करके अपने उन विद्यार्थियों के लिए भी कोट करते हैं जो स्ट्रगल की दुनिया में हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो उस समय सबसे बड़ा स्ट्रगल आजादी का था, एक सपना था, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने शहादत दी इस देश में। और हमारे उस समय के, देखिए मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो थोड़ा सा मैं उस दृष्टि से भी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का युग, उसके बाद कविता में द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, आय कविता। चौहान साहब हंस रहे हैं सामने से, ये पूरे इतिहास के पन्ने खोल दिए नरेंद्र जी ने। तो ये जो द्विवेदी युग था 1920 से लेकर 1936 तक। दीनदयाल शर्मा जी आ गए हैं कार्यक्रम में, भाई साहब बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। तो द्विवेदी युग में महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरू हुआ और तभी से द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ। उस द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब लोगों ने एक से बढ़कर एक देश प्रेम की कविताएं प्रस्तुत की बच्चों के लिए। अब रजनीकांत भैया ने इतना सब कुछ बोल दिया कि जो मुझे बोलना था आधा भैया ने बोल दिया उसमें से। तो मैं अब आभारी भी हूं भैया आपका, और मुझे इस बात का थोड़ा सा है कि आपने मेरा कथन कल ही पूरा कर दिया फिर भी मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखता हूं। सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियां, कभी तू ऐसा गीत सुना दे जग में उथल पुथल मच जाए, कभी तू ऐसा गीत सुना दे जग में उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर को जाए। तो इस तरह की वीर रस की रचनाओं से ओतप्रोत कविताओं को जब युवा उस समय के लोग सुनते थे तो उनमें देशभक्ति की प्रबल भावनाएं उद्वेलित होती थी और वो देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार हो जाते थे। देखिए कुछ हमारे जो क्रांतिकारियों की बात अभी आशा शर्मा जी कर रही थी, उन्होंने अपने जिस देश का बालक बंदूकें बोने लगे उस देश को तो आजाद होना ही है। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो एक दिन अपने खेत पर गए, उनके चाचा ने पूछा बेटा तुम क्या कर रहे हो? कि चाचा मैं बंदूकें बो रहा हूं। कि बंदूकें बोने से क्या होगा? मेरा देश आजाद होगा। उसी भगत सिंह ने आगे चलकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे से भारतीय संसद को गुंजा दिया और वो चाहते तो जो बम भारतीय संसद में छोड़ा गया था और कहा गया था कि बहरों के कान खोलने के लिए हमने ये विस्फोट किया, चाहते तो चले जाते, लेकिन उन्होंने भागना मुनासिब नहीं समझा और अपनी गिरफ्तारी कराई। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, चंद्रशेखर आजाद। रुचिका जी ने बताया था कि सुब्रमण्यम भारती काशी पढ़ने के लिए आए थे। पूरे देश के लोग जब पढ़ाई के लिए सोचते थे तो काशी ही आते थे। चंद्रशेखर आजाद झबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी पढ़ाई के लिए काशी आए। जैसा मैंने आपसे चर्चा के शुरू में कहा कि द्विवेदी युग की शुरुआत गांधी जी के आंदोलन से हुई, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। मात्र 15 साल की उम्र थी चंद्रशेखर आजाद की जब उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए और उनको कि भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने आजाद, स्वतंत्रता, ये सब जज के सामने कहा। 15 करोड़ की उनको सजा मुकर्रर की गई। चंद्रशेखर आजाद को कोड़े लगाने वाले जो जल्लाद था उसकी आंखों में भी आंसू थे, उनकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे ही वो सजा लेने के बाद बाहर आए तो उनको बहुत मालाएं पहनाई गई और अगले दिन के अखबारों में चंद्रशेखर आजाद की हेडलाइन बनी। ये एक समाचार उनके पिताजी तक भी पहुंचा, माताजी तक पहुंचा। 2-4 दिन बाद पिताजी काशी आ गए और उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा हमें
अब आगे आपको नहीं पढ़ाना है, अब वापस चलो, तुम्हारी माँ को मैं याद कर रही है। उनको लगता था कि ये चंद्रशेखर यहाँ रहेगा तो आजादी के आंदोलन में लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। चंद्रशेखर 15 साल के बच्चे का आप उत्तर सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ी विनम्रता से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, एक माँ मुझे मध्य प्रदेश झाबुआ में अपने घर बुला रही है और एक माँ जो भारत माँ है वो मुझसे कह रही है कि बेटा तुझे मेरी सेवा करनी है, भारतीय माँ की सेवा करनी है। ये जब मैं चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी पढ़ रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे कि क्या जज्बा था। आज हमारे 15-16 साल के बच्चे मोमोज पे कुर्बान हुए जा रहे हैं, चाउमीन पे अपना किशोरावस्था खत्म किए ले रहे हैं, और एक वो जज्बा था कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए समर्पित हो गए थे। चुनौती बड़ी थी। खुदीराम बोस की चर्चा हो चुकी है और भाई साहब ने मनमथ नाथ गुप्त की बात की। मैं यशपाल जी की और अज्ञे जी की बात करता हूँ। ये दोनों बड़े साहित्यकार हैं। यशपाल जी के नाटक, पर्दा, और एक और बहुत बड़ा नाम है भारतीय कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जेल भी गए हैं और अज्ञे ने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, अपनी कविताओं में प्रेरित किया। और दुर्गा भाभी को हम कैसे भूल सकते हैं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को कई बार बचाया, कई रोल प्ले किए उन्होंने अपने जीवन में। गाजियाबाद की थी, दिल्ली के पास में। तो महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका योगदान देश की आजादी के लिए है। साहित्यकार को इसलिए याद किया जाता है कि वो अपने साहित्य के माध्यम से एक रास्ता दिखा देता है, एक आधार प्रस्तुत कर देता है, और उस आधार पर चलकर दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं और कारवां अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। तभी तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता आज भी, बुंदेले हरवोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। उस समय के समाचार पत्रों ने, पत्रिकाओं ने बच्चों को भी प्रेरित किया। और जैसे कि अभी चर्चा हुई कि गुप्त संदेश भेजने के लिए खाना, पानी और सुबह प्रभात फेरियां निकालने के लिए हमारे इन बच्चों ने एक से बढ़कर एक कारनामे किए, योगदान दिया। मैं एक छोटी सी चर्चा, 13 साल के अभी तक ये माना जाता है कि खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में देश के लिए कुर्बान होने वाले बालक रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ है, आप लोग पढ़ें उसको, और 63 लोगों को एक साथ उसमें मारा गया। तो जो उस समय वहां कमिश्नर था, एक 13 साल के बच्चे ने, एक उस मरने वाले 63-64 लोगों में एक नाबालिग बच्चा था 13 साल का, उसने जाके कमिश्नर की दाढ़ी पकड़ ली और उसको नोचने लगा। तब कहते हैं कि जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने उसके हाथ काट दिए, जान उस बेचारे को वीर गति को प्राप्त करा दिया। तो उस बालक ने भी देश की आजादी के लिए अपने तन मन की आजादी दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दी। इसलिए तो कवि ने कहा है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। ऋतु जी, इस विमर्श के साथ एक चीज और निकल के आ रही है कि ये वीर गाथाएं हम आज के बच्चों को अपने घरों में जरूर सुनाएं, क्योंकि जो चले गए, जो गाथा लिख गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी आज की जो पीढ़ी है, जो आने वाला कल है, और भारत का वो यदि एक अच्छा, हम विश्व स्तर पे भारत की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, एक हम समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो आज के बच्चों को हम याद दिलाएं कि आजादी की जरूरत नहीं है, अब इस आजादी को संभालने की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। और जैसा आप माहौल इस समय देश का देख रहे हैं, भारत का, कि बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लोग जोड़ने की जगह तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं देश में। तो हमें इन बच्चों को ये सिखाना है कि बेटे जुड़ के रहना है और देश में आगे जाना है। साथ साथ हमारे जो आदर्श हैं, मुझे ये कहते हुए, देखिए कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन मुझे खेद है इस बात को कहते हुए, दुख है कि आज हमारे
बच्चे, युवा बहुत सारे नचनिया और गवैये होते जा रहे हैं और उन्होंने अपने आदर्श भी उन्हीं को चुना है। अब ये फिल्म वाले किसी का आदर्श हो सकते हैं क्या? गुटखे का जो ऐड करते हैं ये हमारे बच्चों के आदर्श हो सकते हैं क्या? शराब का ऐड करने वाले हमारे बच्चों के आदर्श हो सकते हैं क्या? इसके लिए हमें इतिहास से चुनना पड़ेगा, उन वीर बालकों को चुनना पड़ेगा। अभी आशा जी ने जिक्र किया वीर हकीकत राय का। और रितु जी, मैं अपना एक निजी संस्मरण छोटा सा मैं सुनाना चाहूंगा। अभी भारत सरकार ने वीर बाल दिवस घोषित किया है 24 दिसंबर को। दिसंबर के महीने में वीर बाल दिवस घोषित किया भारत सरकार ने। तो जो कुर्बानी की कथा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का ये उदाहरण है। मैं वहां पे अतिथि के रूप में आमंत्रित था। जब वहां एक जो कीर्तन शबद हो रहा था, उस कथा को सुनाया गया तो मेरी आंखों में भी आंसू थे। उन बच्चों को इतना कष्ट दिया गया, दोनों बच्चों को। यहाँ एक उनके बारे में भी बता दूं कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह छोटे थे और जोरावर सिंह बड़े थे, लेकिन नाम जब लिया जाता है जोरावर सिंह फतेह सिंह। बड़े हाँ, क्योंकि जब वो चुने गए दीवार जी, जी। में तो पहले छोटा भाई चुना गया, उसके बाद बड़ा भाई चुना गया। तो पहले बलिदानी पहले जोरावर सिंह। जी जी, जी, जी। छोटे भाई की बलिदानी बड़ी हो गई बड़े भाई से। तो इन दोनों भाइयों की स्मृति में भारत सरकार ने एक अच्छा बड़ी काम हो शुरू गई। किया है। जी जी। तो हम इन जो भी हमारे बलिदानी हैं, वीर बलिदानी हैं, इन सबको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि आजकल के बच्चों तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम बताएं कि भाई ये नाचने गाने से या ये फास्ट फूड खाने से देश महान होने वाला नहीं है। चरित्र की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है। जो पत्थर फोड़ के उसमें से पानी निकाल दे, ऐसे युवाओं की, ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। बच्चों को निडर बनाइए। विवेकानंद जी ने यही तो कहा था कि हम अपने बच्चों को निडर बनाएं, उनको इसका किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करें। देखिए, मैं शिक्षक हूँ, भाई रजनीकांत जी ने अपनी भूमिका विद्यालय में पूरी कर ली है, लेकिन समाज में इनकी भूमिका आज भी बनी हुई है। चौहान साहब अपने विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रितु बहन का तो कहना क्या है, ये तो 15 से 75 तक वाले सबको पढ़ाती हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निहार जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द मैं कहूंगी कि आपने बोला कि आजकल के बच्चे मोमो के पीछे पड़े, चाउमीन के पीछे पड़े हैं। तो हमें बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि आज जो आप मोमो चाउमीन खा रहे हो और मस्ती की जिंदगी जी रहे हो, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही जी रहे हो। जी जी, उनसे कुछ प्रेरणा जरूर लें, उन्हें जाने बच्चों को। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है रितु जी। देखिए, 7 समंदर पार से नेटवर्क जुड़ा है भाई साहब। हम लोग बिना का गीतमाला सुना करते थे, इस तरह का ही है। रितु मेरी आवाज सुन रही है और मुस्कुरा रही है। माफी चाहते हैं रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी अनुमति हो तो मैं अभी सबको आमंत्रित करूं। अभी भी नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है सर, शायद। तो साथियों, अभी हमारे 4 साथियों ने आज के स्वाधीनता आंदोलन में बच्चों की भूमिका, बाल साहित्यकारों की भूमिका, फिल्मी गीतों की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सातप्पा लहू चौहान साहब से अनुरोध है कि आप आए और अपने अध्यक्ष उद्बोधन से आज की इस शाम को ऊंचाइयों तक ले जाएं, शिखर तक ले जाएं। भाई चौहान जी, स्वागत। पहले आवाज पहुंच रही है? अभी तो मेरी सुन तो पा आवाज रहे पहुंच हैं, रही है? बिल्कुल 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 पहुंच रही। धन्यवाद। जोश तो है आपके उद्बोधन से, सभी के उद्बोधन से मुझे जोश आया है। इसका कारण है मैं युवाओं के बीच हर दिन रहता हूं जी, और युवाओं से बातचीत करता हूं और गांव की तरफ जाता हूं तो बच्चों से बातचीत करता हूं। मैंने अक्सर ये बात बच्चों से कही है
मैं विश्वविद्यालय कॉलेजों में पढ़ाता हूं, लेकिन बाल शिविरों का आयोजन गांवों में करता हूं और बहुत गांव में हिंदी इस तरह का कार्यक्रम लेके गांव में जाता हूं। गांव में हिंदी, ग्राम पंचायत को लेके, वहां के कार्यक्रम अधिकारियों को लेके वो काम करता हूं। विश्वविद्यालय 12-1 बजे छूटने के बाद ये काम शुरू होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी जानकारी देना उचित था। इसका कारण है कि बालकों से हम लोग जुड़े हैं, इसीलिए तंदुरुस्त है, इसीलिए हम जवान हैं। ये मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा। आज के विषय प्रतिपादन जिन्होंने किया वो रजनीकांत शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी, सारस्वत अतिथि इंजीनियर आशा शर्मा जी, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित इंजीनियर रुचिका शर्मा जी, और समन्वयक और संयोजक दूर दराज, हम नीदरलैंड आए थे लेकिन पहचान और वो सारी गड़बड़ी, इसके कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहां के विश्वविद्यालयों में भेंट की, वहां एक व्याख्यान भी छोटा सा हुआ, उसमें दोहराया नहीं, लेकिन आपसे आज मुलाकात हुई सर के कारण। डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, साहित्यकार नीदरलैंड, एक हमारे यहाँ से भारत से बाहर जाके हिंदी के लिए आपने जो यज्ञ शुरू किया है उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, ताकि हम भारत के गांव में हिंदी लेके आज तक जा नहीं पाए हैं और आप विदेशों में हिंदी लेकर जा रहे हैं। मैंने ब्रिटेन सरकार से भी एक दरखास्त की थी कि आप भी इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए, वहां भी छोटे छोटे कार्यक्रम ब्रिटेन में, लंदन में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, कथा यूके के माध्यम से ये कार्यक्रम चलते रहे हैं, उसमें दोहराया नहीं। मैं 2 हिस्सों में मेरे वक्तव्य को रखूंगा कि आप लोगों ने जो बताया है उस पर टिप्पणी, आलोचना नहीं करूंगा, मैं बात अपनी रखूंगा। इसका कारण यह है, अक्सर अध्यक्षीय महोदय ये टिप्पणी और आलोचना करते रहते हैं, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। इसका कारण यह है, जिस तरह से रजनीकांत शुक्ल जी ने बात कही, उनका कहने का जो जिसे हम स्टाइल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो मुझे बहुत पसंद था। इसका कारण यह है कि जो बात बतानी चाहिए वो हिम्मत के साथ बतानी चाहिए, जो कविता पढ़नी चाहिए वो लहजे के साथ पढ़नी चाहिए। अगर ये पढ़ेंगे हम तो निश्चित रूप में वो श्रोता तक पहुंचती है। स्वतंत्र वीरों ने ऐसे सोते हुए नहीं कहा था कि हम आजादी लेंगे, हम आजादी लेंगे, ये हाथ ऐसा मुट्ठी भींची थी, इसीलिए वो आजादी मिली। जैसे सर ने बता दिया कि हम बंदूकें बोएंगे, भगत सिंह ने कह दिया था। ये क्यों कह दिया था? इसका कारण है आजादी के समय वो रग रग में जो शौर्य था, उस शौर्य को हमें आगे बढ़ा के लेके जाना है। और उन्होंने गीत, फिल्म और बच्चे, सांगली की बात की। उससे मैं सांगली से 1 घंटा दूरी पर मैं रहता हूं, कोल्हापुर में। मेरा नेटिव प्लेस जहां है वो कोल्हापुर है। आप कभी, सारे लोगों को मैं विनती करता हूं, कभी कोल्हापुर आना हो तो छुट्टियों में मैं कोल्हापुर रहता हूं, आप माता अंबाबाई का दर्शन लेने जरूर आए। इसका कारण यह है कि मेरे पीछे एक तस्वीर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है। बाल शिवाजी करके सिनेमा निकला था। बालक शिवाजी के जितनी सारी कहानियां हैं, महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते रहे। आज भी 16-17वीं शती में जो शौर्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्तुति दी है, अपने जीवन से रखा है, वो आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे क्या है, आज की तारीख में मोबाइल में अटके हुए हैं। उनको मोबाइल से बाहर निकालने के लिए ऐसी कथाओं को लेकर हम गांव में जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की बाल कथाएं जो है, उन बाल कथाओं को लेकर हम जब गांव में जाते हैं, तब सर ने जो बताई बात सांगली की, सांगली में भी शौर्य छिपा हुआ है। वैसे कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्मभूमि रही है। आज भी वहां किले, गढ़ किले, रायगढ़ है, वहां अजिंक्य तारा है, कोल्हापुर में पनाला है, वहां भी आज भी
बाल शिविर होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, पनाला तहसील में पनाला किला है, वो तहसीली किले पर है। कभी आएंगे आप तो मैं आपके साथ वहां जाना पसंद करूंगा और आपको बताऊंगा कि वहां आज भी धूपकालीन छुट्टी में विभिन्न संगठनाएं जो रहती है, विभिन्न संगठन जो रहता है, वो बच्चों के लिए अनेक शिविर लेते हैं। वैसे एक शिविर लाठी काठी का भी होता है, तलवार चलाने का भी होता है, जो सिर्फ आपको कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में दिखाई देता है। वो आज भी शुरू है। ये याद आई मुझे रजनीकांत शुक्ल जी के वक्तव्य से। आपको साधुवाद, ताकि आपने जिस ढंग से रखा वो मुझे बहुत पसंद आया, आप सभी लोगों को भी पसंद आया होगा। इंजीनियर होते हुए बिल्डअप एरिया तो चलता रहता है, उसमें दो राय नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन साहित्य से जुड़ना अलग बात है। दो इंजीनियर हमारे बीच है। एक बात है कि हम साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी रोजी रोटी का माध्यम ही साहित्य है, हमें करना ही है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन अपना जो पूरा जीवन काल है वो इंजीनियरिंग में और बाद में साहित्य की सेवा करने का मौका आपको मिला हो। आप भाग्यवान हैं कि आप साहित्य से जुड़े हैं। मेरे साइंस के छात्रों को मैं बताता रहता हूं, वो अक्सर आईकेएस नाम का एक भारतीय ज्ञान परंपरा, इस तरह का विषय अभी इन दिनों नई शिक्षा नीति में जुड़ा है। वो बच्चे मेरे पास आते हैं आईकेएस करके। आईकेएस क्यों बताते हैं, आईकेएस क्यों बोलते हैं, मैं उनको बताता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा उसे बोलिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलिए। तो छोटा जो करते हैं लोग, उनके लिए ये बात थी। एक बात है कि रुचिका शर्मा जी ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में बात की। अनेक भाषाएं जो है, भारतीय भाषाओं में जिस तरह से संग्राम की बात चलती है, जो आंदोलन की बात चलती है, हमारे मराठी में उसको चळवळ बोलते हैं, आंदोलन, चळवळ। ये शब्द चळवळ, ल का उच्चार होता है, 14 खड़ी में ल सम्मिलित हुआ है। हम 12 खड़ी पढ़ने वाले सारे लोग हैं मंच पर, और 14 खड़ी पढ़ने वाले अभी तीसरी चौथी में पढ़ रहे हैं। तो मैं कभी स्कूल में जाता हूं तो ये 14 खड़ी भी पढ़ता हूं, तो उसमें ल है चळवळ। एक है काशी में जाके क्या करने वाले हैं लोग, संस्कृत आदि हिंदी का ज्ञान देने की बात आपने कही, एक अच्छी है बात, ताकि हमें हमारी मूल भाषा संस्कृत पढ़नी चाहिए, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा जैसा विषय आजकल शिक्षा व्यवस्था में आ रहा है। और इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको पूछ लीजिए, इस साल से वो भी सब्जेक्ट उनके लिए आया है। तो आपने यहाँ जो व्याख्यान दिया वो व्याख्यान आप इंजीनियरिंग के बच्चों को भी दे सकते हैं। ये नई जानकारी आपके लिए है। जो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें ये सारी हमारी बातें सम्मिलित है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सुब्रमण्यम भारती की बात की, तमिल और हिंदी को जोड़ने की बात की, कितनी अच्छा बात। मैं तो बोलता हूं कि सारी भारतीय भाषाओं को जोड़ना चाहिए। अनुवाद परिषद ये काम करती है। अनुवाद परिषद के बाद भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ ये काम करती है। दूसरी बात यह है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये काम करती है। अनुवाद एक भाषा का दूसरी भाषा में प्रस्तुति देते हैं। कितना सारा काम आज बाकी है, हमें करना है, करने वाले लोग चाहिए। आप अगर इंजीनियर से जुड़े हैं तो आप इंजीनियरिंग की पुस्तकें हिंदी में लेके आ जाइए। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप इंजीनियरिंग की पुस्तकें हिंदी में कर लीजिएगा और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ लीजिएगा। आपको वो अच्छा मंच देंगे और अच्छा काम भी आपके हाथों होगा। आपने उत्तर दक्षिण को जोड़ने की बात की, ये सबसे अच्छी बात है। सारे लोग बताते हैं अक्सर, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन सारे लोग जो बोलते तो उनको मैं टक्कर लेता हूं। पहले टक्कर देने की बात एक आती है कि बोलते हैं कि नहीं तमिलनाडु की तरफ हिंदी बहुत कम है। ऐसा नहीं है। मैंने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया है,
यूरोप का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा है, उसमें दो राय नहीं। और मुझे लगा कि आज भी तमिलनाडु जैसे इलाके में, राज्य में हिंदी अग्रणी है। विशाखापट्टनम में मैं होके आया, मैंने फैसला किया था कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा। कोई भी मिले, कोई भी विद्वान मिले, कोई भी अधिकारी मिले, मैं हिंदी में बोलूंगा। कहीं पर भी मुझे इतराज नहीं हुआ। सारी जगह हिंदी फैली हुई है, सारी जगह। विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय में गया, हिंदी डिपार्टमेंट से गया, विद्या शाखाओं से मिला, ये सारी बातें होती रहती है। तो आपने टके की बात की, गांधी विचारधारा का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण आपने किया, और सारे सुभाष बाबू हो या उनके गीत हो, ब्रज के भी कुछ गीत प्रस्तुति दी, इसलिए आपको धन्यवाद। आपने अच्छी बात रखी। उसके बाद आशा शर्मा जी ने अनेक बातें हमारे सम्मुख रखी। बाजी राउत की बात जो है वो सामने आनी चाहिए। बाजी राउत जितने उड़िया का बच्चा जब विश्व पटल पर जाएगा तो निश्चित रूप में मैं आगे मेरे छात्रों को जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अनुसंधान करना चाहते हैं, उनको मैं मैडम की बात और मैडम से मिलने के लिए भी कहूंगा। इसका कारण यह है कि ऐसे विषयों पर अनुसंधान होना चाहिए। अगर अनुसंधान होता है तो निश्चित रूप में बाजी राउत जैसा एक नया रूप विश्व पटल पर आ जाएगा। मेरे पास पे अनेक कहानियां हैं। महाराष्ट्र में अभी गणपती का महोत्सव है। बाळा गणूर गणपती बाळा कुठर जातो मामाच्या गावाला, खंडिया सुपाऱ्या मामाच्या देवाला, मराठी में है कि अभी गणपति महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे मामा के गांव जा रहे हैं, और वहां सुपारी जो रहती है ना वो सारे भरी हुई है। मामा के गांव में समृद्धि है। मामा के गांव में समृद्धि हम सब जानते हैं। मामा के गांव में समृद्धि होती है ताकि अपना मामा उधर हाजिर रहता है। अगर मामा नहीं रहता है ना, समृद्धि तहस नहस होती है। इसीलिए एक बात जाते जाते याद आई, इसीलिए तो वहां वानर सेना की बात हुई, भारत बाल सेना की बात हुई। इस पर अनुसंधान होना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर। यह बात विश्वविद्यालय स्तर पर होनी चाहिए। विश्वविद्यालय वाले कोई सुन रहे हो तो मेरी विनती है, नम्र निवेदन है मेरी ओर से, निहार सर की ओर से, ऋतु जी की ओर से, कि आप ऐसे विषयों के संदर्भ में अनुसंधान करें। वो इतिहास विद्या शाखा हो या भाषा विद्या शाखा हो, आर्ट्स या जो मानवीय विद्या शाखा हो, उसके अंतर्गत यह अनुसंधान होना चाहिए। ये हमारी संगोष्ठी होने के उपरांत 4-5 जगह तो इस विषय पर अनुसंधान की जो नई पद्धति है, नई विषय धारा है, वो शुरू होगी, इतना मेरा विश्वास है। और आपने कालीबाई की बात की, हकीकत राम की बात की, माँ भवानी का नाम लेते वक्त जिस तरह की उनकी संवेदनाएं जागृत हुई, उसकी बात की। ये सारी नई बातें हैं, ये सारी नई बातें हैं। हमारे लिए नहीं, श्रोताओं के लिए भी नई बात है। एक अध्ययनकर्ता के लिए तो है ही। मैं स्वतंत्रता और उसमें छिपे बालक, उनके नाम आज तक नहीं है। हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक टेलर ने, जो दर्जी है, सिलाई का काम करता है, उन्होंने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जिले के 500 स्वतंत्र सेनानियों की जानकारी इकट्ठा कर रखी है। राजू टेलर उनका नाम है, और उन्होंने लिखित रूप में अपने पास रखी है। मैं अक्सर उनसे बातें करता हूं। ये प्रकाशित होना चाहिए। कभी भविष्य में मैं भारत सरकार के साथ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ जुड़ा रहा हूं, उनसे कहूंगा कि ये प्रकाशित होना चाहिए। कहाँ का गांव हो गए। और यहाँ के प्रसिद्ध दैनिक लोकमत अखबार ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक पुरौनी मराठी में प्रकाशित की, जो नगर जिले के। ऐसे जिला वाइज, तहसील स्तर पर, कस्बे के स्तर पर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, तभी ये लोग हमें मिलेंगे। हम विस्तार के क्षेत्र में दिखेंगे ना, भारत की खोज करेंगे, भारत में जो विस्तारित हुए सेनानियों को देखेंगे तो हो नहीं पाएगा। ऐसे छोटे कस्बों में जाके, जिले में, तहसील में जाके इनको ढूंढना चाहिए। तभी कुछ लोग, कुछ बालकों के नाम, जैसे शुक्ल जी ने सांगली का जिक्र किया, यह अनुसंधान की बात है। आपने अनुसंधान किया और 2 नाम
सामने आए। कोल्हापुर की मैं एक बात बताता हूं, कोल्हापुर में नाना, सांगली, कोल्हापुर, सातारा में नाना पाटिल नाम के क्रांति से अग्रणी थे। तो वो पत्री सरकार चलाते थे, कभी आपने पढ़ा होगा, पत्री सरकार, जो अंग्रेजों को मदद करेगा उसके पैर में किले ठोके जाते थे। ये पत्री सरकार था। और वहां आज भी वाठार रेलवे स्टेशन, रेल स्टेशन, वाठार रेल स्टेशन, कोई संदर्भ लेना चाहे तो जरूर ले, वहां दुर्गा भोजनालय है, दुर्गा भोजनालय आज भी शुरू है। वो आप भोजन कीजिएगा वहां के, मैं आपके साथ रहूंगा, जब भी महाराष्ट्र आए तो मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा सारा काम छोड़ के मैं आपके साथ रहूंगा, उसमें दो राय नहीं। वो दुर्गा भोजनालय है, वहां क्रांतिवीर नाना पाटिल जी वहां रुके थे, 2 दिन भोजन किया। रुकने की जगह थी, जैसे लोग आश्रम में जाते थे छुपने के लिए, ऐसे भोजनालयों में भी उस वक्त छिपे हैं। तो सांगली, कोल्हापुर, सातारा, महाराष्ट्र का इतिहास अलग है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। बाल और प्रौढ़, एक अच्छी बात मैडम ने बताई, आशा शर्मा जी ने, वो है देशभक्ति गीतों को बाल और प्रौढ़ों में बांटा नहीं जा सकता। टके की बात है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और मन से अपील करता हूं कि हम सारे लोग इसको स्वीकारेंगे। और ये ग्लोबल, वैश्विक गीत है हमारे, जो हम लंदन जाते हैं तब भी गाएंगे, नीदरलैंड में गाएंगे, या विश्व के किसी भी क्षेत्र में ये गीत गाएंगे। ग्लोबल है, वैश्विक है, इसको हम प्रौढ़ और बाल गीतों में बांटेंगे नहीं। मैं कई इस पर गोष्ठी होती है तो जरूर आप लोगों को कहूंगा कि इस पर विचार व्यक्त करने के लिए आप जरूर आए। तो ये सारी बातें हुई। मैं अंतिम बात जो इस पड़ाव के पहले इसमें आऊंगा वो सर की। नरेंद्र सिंह जी, मुझे पता है आप शिक्षाविद है, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अध्येता है, और मैडम ने कह दिया कवि है, मैं कवि के रूप में आपको अच्छी तरह से जानता हूं। अक्सर मैं ग्रुप पे, आजकल लोग व्हाट्सएप पे कुछ देखते हैं, हाँ ना ऐसा बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं व्हाट्सएप पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं फेसबुक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। मुझे कोई संदेश आता है तो मैं पढ़ता हूं, ऐसा करके उनको वापिस संदेश भेजता हूं, और पढ़ने के बाद उनको फोन पर या उनकी एक टिप्पणी देता हूं, या थम जो रहता है ना, वो थम करता हूं कि मैंने पढ़ी है बात। पढ़ता हूं, वाचतो, मराठी में वाचतो, पढ़ता हूं, ऐसे में लिखता हूं। कितने लोग लिखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं करता हूं। और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का भी शिक्षा क्षेत्र में कितना उपयोग है, यह बताने की कोशिश मेरे अनुसंधान में मैं करता हूं। इस पर एक पेपर भी शुरू है, और वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, इसका शिक्षा में उपयोग इस तरह से आगे आएगा। बालेंदु दाधीच करके एक विद्वान है, वो भी इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं, सारे मिलके अनुसंधान की बात चल रही है। सर ने गांधी, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद की बात की, क्या बात है, आंखों में आंसू आने वाली बात सर ने कही। उसके बाद यशपाल आज्ञे, कौन नहीं जानता है यशपाल को, कौन नहीं जानता है आज्ञे को, जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बनके वो रह गए हैं। वीर कथा लेखन, एक अच्छा सुझाव सर ने दिया कि मैं मानता हूं कि ऐसे जो नई नई कथाएं हैं, मैंने शायद रितु जी की पुस्तक है, शायद, हाँ मुझे ठीक कर लीजिएगा, कि नीदरलैंड की लोक कथाएं, यही है। हाँ, तो इस तरह की भारत की वीर बालकों की वीर कथा है, वीर कथा। हाँ, अच्छा आ जाए तो नया कुछ आ जाएगा। सर ने अच्छी सूचना हम लोगों को दी है, निहार साहब ने अच्छी सूचना दी है, हम इस सूचना का विचार करेंगे। और महाराष्ट्र के 2-3 बच्चे, जैसे सर ने सांगली के बच्चों का नाम लिया, उनके बारे में मैं जानकारी ले सकता हूँ, नजदीक हूं, तो ऐसे 4-5 बच्चों के, वैसे 10 बच्चे एक बार साथ हम ऋतु जी के पास दे देंगे लिख के, तो एक नीदरलैंड से हिंदी की नई पुस्तक आ जाएगी। ये नई बात होगी। निहार साहब देख लीजिएगा, आपने कितनी अच्छी सूचना की है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी सूचनाएं आप लोगों से आती है तो हमें
विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में काम करते वक्त एक नई ताकत मिलती है और इस ताकत को ही हम आगे लेके जाएंगे। वीर बाल दिवस की बात कही, आप गए थे 24 दिसंबर। मैंने उस दिन मैं एक पोर्ट्रेट तैयार करता हूं, जैसे आपने कार्यक्रम पर पोर्ट्रेट तैयार किया ना, उस जी। तरह से मैं पोर्ट्रेट तैयार करके व्हाट्सएप पे भेजता रहता हूं, सारे मेरे इसमें स्टेटस में लगाता रहता हूं। तो लोग कहते हैं कि आज वीर बालक दिवस है, प्रश्न चिन्ह उनको दिखाई देता है। तो कह रहे हाँ भाई है, भारत सरकार ने किया है तो इसको प्रस्तुत देनी चाहिए। तो मैंने एक दिन कोल्हापुर में एक कार्यक्रम, गणेशवाड़ी तहसील करवीर नाम का गांव है, वहां मैंने बाल विकास शिविर लिया, मराठी में लिया। 15 मराठी साहित्यकारों को लेके वहां आया मैं खर्चे की बात किससे की, क्या की मैंने बताया नहीं। मैं तनख्वाह बहुत लेता हूं तो थोड़ा जो खर्चा ऐसे कार्यक्रमों में करता हूं। मेरा जन्मदिन मनाता नहीं, लेकिन जन्मदिन के रूप में ऐसा कुछ कार्यक्रम करता हूं। तो एक बात है कि वहां लेके 15 लोगों को लेके गया और वहां खेल, शिक्षा और सिट्टी वाला गीत, गोविंद पाटिल नाम के मराठी के साहित्यकार हैं, वो सिट्टी बजाते हैं और सिट्टी से गाना गाते हैं, कविता गाते हैं। तो ये सीड़ गीत मराठी में नया आया है, उसको सीड़ गीत बोलते हैं। तो वो बोलने वाले उनको खड़ा किया बच्चों के सामने, और बच्चे हंसते खेलते एक दिन पूरा, उनको भोजन, शाम तक जाने के लिए बच्चे तैयार नहीं। 6 बज गए, अभिभावक आ गए गांव से और बच्चों को छोड़ो, दिन भर खाना दिया है नहीं। मैंने कहा था आपके बच्चे जाने के लिए तैयार है, आपके पास आने के लिए तो लेके जाओ, नहीं तो रहने दो, शाम को हम फिल्म दिखाने वाले हैं। तो बच्चे गए नहीं, 8 बजे बच्चे गए, खाना खा के बच्चे 2 समय का खाना खा के बच्चे गए। ये नई बात है। हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग अगर ऐसे प्रयोग करेंगे, पुस्तकों से बाहर आकर, विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों के जो 4 दीवारों से बाहर आकर अगर हम शिक्षा करेंगे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा निश्चित रूप में आगे पहुंचेगी। तो सर, आपके लिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहता, लेकिन समय अभाव के कारण मैं रुकता हूं। और दूसरी बात है कि मैं मेरी बात रख सकता हूं ना थोड़ी इस विषय के संदर्भ में? स्वागत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने कुछ नोट्स निकालने की पद्धति है प्रोफेसर लोगों को, लेकिन 45 मिनट नहीं लूंगा, कुछ शब्दों में वो विराम दे दूंगा। एक अंग्रेजी बाल साहित्यिक के समीक्षक है लिलियम स्मिथ, उनका एक वाक्य मुझे कोट करने के लिए अच्छा लगता है, उनको वो देना ही मैं अनिवार्य मानता हूं। यह आवश्यक नहीं कि बच्चों के लिए लिखी गई सभी पुस्तकें साहित्य ही हो, और न ही आवश्यक है कि बड़े लोग जिसे बाल साहित्य मानते हैं, बाल रुचि के अनुकूल चुनी गई पुस्तकें उस कसौटी पर खरी उतर जाए। ऐसे लोग भी हैं जो बड़ों की बातों का सरल ढंग से विवेचन ही बाल साहित्य मानते हैं। यह होना नहीं चाहिए। बाल साहित्य किसे मानना है, क्या मानना, यह अलग बात है, लेकिन यह विचार बच्चों को बड़ों का सूक्ष्म संस्करण सिद्ध करता है, और वास्तव में यह धारणा बचपन को गलत तरह से समझने से उत्पन्न होती है। ऐसा लिलियम स्मिथ का मत है, मुझे अच्छा लगता है। कारण स्मिथ साहब ने मनोवृत्ति, बाल सुलभ मनोवृत्ति को उजागर करने की बात कही है, और निर्धारित होते बड़ों के अनुभव जो है, वो अनुभवों को प्रस्तुति देने की बात की है, जो अनुभव के आधार पर, बाल सुलभ मनोवृत्ति के आधार पर यह बात होनी चाहिए, अनुभव के आधार पर नहीं। हमारा अनुभव बड़ा है, बच्चों का छोटा अनुभव हो, लेकिन उनके अनुभवों को भी थोड़ा हमें पहचानना चाहिए। इसलिए दक्षिण भारत हिंदी सभा और दक्षिण महाराष्ट्र सभा मराठी, ये दोनों मिलकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा इलाके में, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो विवाद है उसके इलाके में काम करती है संस्थाएं। उन संस्थाओं के कार्यों में भी अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित जानकारी प्राप्त होगी। हेनरी स्टील कॉमागर ऐसा नाम है, अंग्रेजी साहित्यकार हैं, उनका भी यही मत है कि बाल सुलभ मनोवृत्ति को आधार मानकर साहित्य लिखना चाहिए। हिंदी की मौलिक बाल साहित्य लेखन की शुरुआत मैं बताऊंगा नहीं, इतिहास में जाऊंगा नहीं, उसमें दौरान सर ने इतिहास बता दिया है, लेकिन फिर भी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में यह बात शुरू हुई है, जब विद्यार्थी नाम की पत्रिका, सर ने पत्रिका पर काम किया है, उसमें दोहराया नहीं, लेकिन फिर भी
जो छूटी है पत्रिकाएं, उस पर बात करना मैं उचित मानता हूं। 1914 में विद्यार्थी नाम की एक पत्रिका निकली है जो रोहिताशु लाइब्रेरी हैदराबाद में आज भी उपलब्ध है। और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला कभी जाएंगे तो निश्चित ही संस्था में जाइए। वह बाल साहित्य और हिंदी साहित्य के संदर्भ में, पूरे भारतीय साहित्य के संदर्भ में अधिक जानकारी आपको मिलेगी। शिमला में एडवांस स्टडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, वहां आप जा सकते हैं। iias.org उसका वेबसाइट है। आप वहां सर्च करके जिस भी कैटेगरी में आप एसोसिएट बनना चाहते हैं, फेलो बनना चाहते हैं या नेशनल फेलो बनना चाहते हैं, वो देख लीजिए अपनी शिक्षा के अनुसार। और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए अनुसंधान के लिए इस संस्था में आप चले जाइए। आपको वहां मौलिक पुस्तकें अनुसंधान करने का मौका मिल जाएगा। और 1915 में शिशु नाम की एक पत्रिका निकली है, शिशु। वो शिशु के भी अंक कुछ देखने को मिलती है। 1917 में बाल सखा सारे लोगों को पता है। बाल सखा का जिक्र देवसरे जी ने अनेक बार अपने व्याख्यानों में किया है। तो इन पत्रिकाओं का बाल संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उनकी भूमिका जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए पोषक दृष्टिगोचर होती है, यह ध्यान में रखिए। बाल साहित्य द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले साहित्यकार कौन है? नाम तो सारे लिए गए हैं, कुछ नाम मैं भी लेना चाहता हूं। उसमें है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैं नाम छोड़ना नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि उन्होंने जो लिखा है हम पढ़ेंगे आज भी, तो हम सारे लोग स्वतंत्रता के बाद जन्मे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हमें जन्म लेना चाहिए था, मुझे तो लगता है। तो ये हंसने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं जन्मा पहले, ये लड़ने के लिए, ये खून बहाने के लिए, देश के लिए। ऐसा लगता है आज। तो ये लगने की बात भी कहीं उजागर करनी चाहिए, बोलनी चाहिए मन से। हमें भी कुछ लगता है, तो ये बात है। तो मैथिली शरण गुप्त है, कयामत प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, ये कयामत हुआ है लेकिन कामता प्रसाद गुरु ये नाम सही है। महेंद्रनाथ या महेंद्रनाथ गर्ग, ये नाम महत्वपूर्ण है। और चंद्रमौली शुक्ल, ये नाम मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। उन्नत भाषाओं में बाल साहित्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। देख ले, मराठी का उदाहरण ले लीजिए, हिंदी का उदाहरण ले लीजिए, अभी मैडम ने तमिल का उदाहरण लिया, उड़िया का उदाहरण लिया। ये सारी भारतीय भाषाओं का हम उदाहरण लेंगे तो निश्चित जो उन्नत भाषाएं हैं उनमें बाल साहित्य सक्षम है। इसलिए बाल लेखक कोई भी मिले ना, उनका सम्मान करना चाहिए। जो बड़े बड़े आलोचक है ना, मैंने इसीलिए बोला मैं आलोचना नहीं करूंगा। मैं आलोचक नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं शिक्षक हूं। आज के शिक्षक दिन में बताना गर्व की बात है। शिक्षक हूं, आलोचक नहीं हूं। इसीलिए बाल साहित्यकारों की तारीफ करनी चाहिए। बाल साहित्यकार कौन सी भी भारतीय भाषा का हो, उन बाल साहित्यकारों का सम्मान भारत के सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने या अन्य लोगों ने करनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो कई बार एक मिनट, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। बिजली का इशू, हाँ ठीक हो गया। तो यह होनी चाहिए। इसीलिए उन्नत भाषाओं में बाल साहित्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है और इस विशेष स्थान को हमें रखना चाहिए। हमारे पास समय देना चाहिए। उन्नत भाषा अगर करनी है तो बाल साहित्य सक्षम होना अनिवार्य है। तेज, सत्य, ओज, स्फूर्ति, उत्साह, प्रफुल्लता, आत्मगौरव आदि सद्भावों को उन्नत करना, यह बाल साहित्यकार का प्रमुख काम है और उन्होंने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सभी बाल साहित्यकार सामने हैं, इसीलिए नहीं कह रहा हूं, यह सत्य है। आपका भी साहित्य पढ़ेंगे सारे लोग तो पता चलेगा। निहार साहब का भी साहित्य जब आता है तो मैं पढ़ता हूं। व्हाट्सएप पाठक हूं मैं, व्हाट्सएप पाठक हूं, लेकिन व्हाट्सएप पाठक भी कुछ अच्छे अनुसंधान के लिए ऐसे साहित्यकारों का चयन करता है। ये बात आगे जाके कभी ध्यान आएगी। तो ये प्रमुख कर्तव्य जो है कि साहित्यकार, बाल साहित्यकारों का ये भी देखना अनिवार्य है।
भारतीय संस्कृति की परंपरा, धर्म की रक्षा करना बाल साहित्यकारों का प्रमुख लक्ष्य रहा है, रह चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, रहा है, आज भी रहा है। आज भी आपका लेखन सारे लोगों का भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म को लेके बालकों के मन में संस्कार करने की बात कर रहा है। गीत गाते हैं, मराठी के भी कितने सारे गीत है, अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा, बकुळ फुलांच्या प्राजक्ताच्या दळदारी देशा। ये बात है, ये उड़ान वाली बात है। हमें इस तरह से कुछ नई बात सम्मुख पाठकों के रखनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। उन्होंने सर्कस नाम की एक कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा। यह सिंही का आना हुआ है, किंतु शार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया। कैसे लिखा है देखिए। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में आते नहीं है, उनके लिए लिखा है। जी जी। अरे आप सिंह हो, आप पिंजरे में जैसे बंद है, ऐसा क्यों पड़े हो? लानत है आप पर, सारे लोग आओ। इसीलिए कोल्हापुर, सांगली, सातारा, महाराष्ट्र के और पुणे 3 जिले हैं, वो क्रांति जिले माने जाते, ताकि यहाँ के गांव के हर एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। मेरे घर के अनेक लोग, मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूं, तो मुझे गर्व है। उन्होंने अच्छा काम किया, अपना जो योगदान है, खेती में जो अनाज है वो हमारे जो बलिदान करता है उनमें बांटे। ये महत्वपूर्ण बात अगर हमारे पूर्वज करते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय और फिर असहयोग आंदोलन, ये 2 घटनाएं हुई जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी है, हमें पता है। बच्चों में राष्ट्र गौरव, साहस, उत्साह के भाव जगाने का प्रयत्न इसी काल में हुआ। आज भी हो रहा है, उसमें दो रहा है, लेकिन स्वतंत्रता काल में बच्चों में ये हुआ है। हमारे पास बच्चों के नाम नहीं है, लेकिन काम बहुत है। अनेक वक्ताओं ने बात छेड़ी है, इसलिए मैंने वो बात नहीं रखी है। क्या क्या कारनामे किए, कैसे रोटी, हमारे यहाँ भाकरी बोलते हैं मराठी में, रोटी पहुंचाई जी, दाना पानी पहुंचाया वीरों को। ये सारी बातें छोटे छोटे अखबारों में, उन दिनों के अखबारों में कई बार लिखे, जैसे तिलक जी के मराठा में कई बातें लिखी हुई है। मैं सकाल में 13 साल सब एडिटर के रूप में मैंने काम किया है, पत्रकारिता, मराठी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं। मुझे पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान है, जो निहार साहब ने अच्छी तरह से उसको प्रस्तुति दी है। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। ये देख लीजिए, निसंदेह उस समय मनोरंजन के लिए भी साहित्य लिखा। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ स्वतंत्रता को लेकर बात हुई, कई मनोरंजन के लिए भी लिखा, लेकिन मनोरंजन में भी देश प्रेम था, समाज हित था। यह बाल साहित्य की विशिष्टता है, यह बाल साहित्य का मौलिक योगदान मानना जाना चाहिए। इतिहास के गौरवशाली पात्रों को उजागर करने का काम हमारे बाल साहित्यकारों ने किया है। इतिहास के जो किरदार हैं, इतिहास के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मैंने नाम लिया, छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लिया, तो ऐसे लोगों का नेहरू जी का नाम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, या सारे लोग जो स्वतंत्र संग्राम में, ज्यादातर सुभाष बाबू का नाम हम ले सकते। सुभाष बाबू पर हमारे यहाँ गीत गाए गए, तो सुभाष बाबू का काम देख लीजिए। हमारे मराठी में एक विश्वास पाटिल नाम के बड़े नोवेलिस्ट है, कादंबरीकार, उपन्यासकार है। उन्होंने नेताजी पर विस्तृत उपन्यास लिखा है। कभी आपको नेताजी पर अगर अनुसंधान करना है तो निश्चित रूप में मराठी का ये उपन्यास जरूर पढ़े, विश्वास पाटिल जी का। नेताजी पर पूरे वहां जाकर लेखक ने ये बात छेड़ी है। तो बच्चों में राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत करने का महत्वपूर्ण काम किया है। उसमें चंद्रमौली शुक्ल जी की जादू का किला, जीव जंतुओं का घर, समुद्र किनारे की सैर आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं। गुलाब राय करके एक लेखक थे, गुलाब राय करके, तो उन्होंने मधुमक्खी नाम की कविता लिखी।
वो थोड़ी सी सुनाता हूं, ताकि इसका कारण है कि कैसे जुटने के लिए काम किया। सर किसी ने बता दिया कि जोड़ना है हमें, तोड़ना नहीं है। शायद सर ने बात की थी कि जोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो ये बात या इस मधुमक्खी कविता से प्रस्तुत होती है। मधुमक्खी है सबको भांति, बच्चों के लिए लिखी हुई कविता है। मधुमक्खी है सबको भांति, मेहनत करना सदा सिखाती। मधुमक्खी है सबको भांति, मेहनत करना सदा सिखाती। सिर्फ घास पत्ती ही खाती, सिर्फ वाह घास पत्ती ही खाती। फूलों से मधु भर भर कर लाती, फूलों से मधु भर भर के लाती। जोड़ जोड़ रखती मधु थाती। जोड़ जोड़ जोड़ने का काम जो है, जोड़ जोड़ रखती मधु थाती। सार ग्रहण करना सिखलाती। ये निष्कर्ष निचोड़, हम जो अनुसंधान में बोलते हैं ना शब्द, निष्कर्षता स्पष्ट होता है कि बड़े बड़े लोग अपने संगोष्ठियों में बोलते हैं, अरे यही बात है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं किसी पर हम किसी पर आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि ये सार ग्रहण करना सिखलाती। सतारा जिले में महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर में एक गांव है, वहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। कभी आएंगे महाबलेश्वर तो 8 किलोमीटर दूरी पर है, जरूर इस गांव को भेंट करना। और वहां 20 किलोमीटर पहले महाबलेश्वर के ये ठंडे हवा का झोंका खाने के लिए लोग जाते हैं। महाबलेश्वर आपको पता है पर्यटन स्थल है महाराष्ट्र का। वहां पुस्तकों का गांव है, किताबों का गांव। भिलार, भिलार नाम है, कभी लिख के रखिएगा, भिलार। वहां 2 गांव जरूर जाइएगा। और मधुमक्खी के गांव में 58 कांटे का बैंगन, 58 कांटे का बैंगन, बैंगन को 58 कांटे रहते हैं, वो बैंगन जरूर खाइएगा वहां जाके। पुस्तकें तो पढ़ना ही है, मधुमक्खी का मधु तो चखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बैंगन भी खाइएगा। और वहां जो पुस्तकें रखी है, बाल साहित्य रखा है महाराष्ट्र का, मराठी का, वो जरूर पढ़िए। मन्नन द्विवेदी गुजपुरी के कविता है, ऐसी मातृभूमि अपनी है स्वर्गलोक से प्यारी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है समय बीतता जा रहा है, लेकिन मैं समेटना शुरू कर दूंगा। ऐसी मातृभूमि अपनी है स्वर्गलोक से प्यारी। देखो मन्नन द्विवेदी गजपुरी क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के वक्त, आज नहीं है, पहले कहते हैं, ऐसी मातृभूमि अपनी है स्वर्गलोक से प्यारी, जिसकी रक्षा हित तन मन धन मेरा बिलिहारी। बलिहारी ऐसा शब्द चाहिए, बिलिहारी हुआ है बलिहारी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1930 में लिखते हैं। ठाकुर गोपाल शरण गुप्त पर बहुत कम अनुसंधान हुआ है। आज आवश्यकता है ऐसे अनुसंधान को। सर ने बताया कि ऐसे जो नए नए लोग हैं, नई नई स्वतंत्र, मैडम ने बताया, स्वतंत्र संग्राम ये बच्चों के सामने रखनी चाहिए, तभी मोमोज और इससे बाहर लोग आएंगे, तभी मोबाइल से बाहर लोग आएंगे। ये बात आज होनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, क्या तुमने कर लिया पूर्ण पंडित होकर के। देखिए हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों को खुद को आचार्य विश्वविद्यालयों में बैठ के और कॉलेजों में बैठ के आचार्य कहलाते हैं। उनको बोला है, क्या तुमने कर लिया पूर्ण पंडित होकर के, अगर किया संतोष पेट अपना ही भर के। हम रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हैं ना, अपना ही पेट भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो हमें प्रश्न कर रहे हैं। अगर उदार पूर्ति तो निरक्षर भी करते हैं, उदार नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। उदर पूर्ति तो निरक्षर भी करते हैं। उदर पूर्ति के लिए अगर नौकरी कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि निरक्षर भी पेट भरते हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? किसी तरह निज उदर कीट कृमि भी भर लेते हैं। अरे कीट कृमि आपसे बेहतर है कि कीट कृमि भी अपने पेट भरते हैं। तो आप स्वतंत्रता संग्राम में चले आओ, पेट भरने का काम मत करो, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की चाटुकारिता करना बंद करो, और आओ आजादी की लड़ाई रण संग्राम में। बच्चे हमारे सामने हैं, बच्चे हमारे आगे है, झंडी लेके गांधी जी के आगे बच्चे थे, और ये कविता उन्होंने बोली थी। बच्चे सबसे आगे थे, देख लीजिए फोटो में। आज भी अनेक जो महत्वपूर्ण फोटो है वो आर्काइव्स में, लंदन के आर्काइव्स में भी मैंने देखे। अभी मैं होके आया हूं वहां,
वहां भी मैडम नजदीक है, समंदर पार करके इधर लंदन में भी आ सकते हैं आप, नीदरलैंड से पानी पानी से भी आ सकते हैं, उसमें दो राय नहीं। लेकिन वहां की म्यूजियम में पूरा भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। लंदन के म्यूजियम, सारे लंदन के म्यूजियम भारतीय इतिहास से वहां है, पूरा इतिहास हमारा है, तो हमें देखना चाहिए। वो देखने के लिए जरूर जाए कि मातृभूमि की तो कही तुमने सेवा कुछ नहीं, तो पढ़ने लिखने का हुआ कष्ट तुम्हारा व्यर्थ है। मैं कहता हूं कि ऑर्नर लर्नर स्कीम में मैंने शिक्षा ली, क्या क्या काम की चौहान ने। अगर राष्ट्रभक्ति के 4 छात्र तैयार नहीं किए, देश के लिए मर मिटने वाले 4 नौजवान नहीं तैयार किए, तो मैं ऑर्नर लर्नर स्कीम से तैयार होके विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में पढ़ाता हूं, कहने का अधिकार चौहान को नहीं है। वो कहते हैं कि तो पढ़ने लिखने का हुआ कष्ट तुम्हारा व्यर्थ हो, आओ आजादी की लड़ाई में। आज हमें, मैं पूर्ण विराम देना नहीं चाहता, इस व्याख्यान को आगे कभी खींचेंगे, लेकिन आज जाते जाते मैं कहूंगा कि हम लोग सारे एक छोटी सी बात रीति जी ने शुरू की है, इसको हम विश्व स्तर पर लेके जाएंगे, और ऐसे विषय को रखने के लिए आप सभी को साधुवाद देता हूं, आपका सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बधाई आपको सर। बहुत ही जोश से भरा हुआ सर, आपकी बातों से हम लोगों को और ज्यादा जोश आ गया। अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी के कोल्हापुर से मराठी भाषा में मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बहादुर बच्चों की कहानियां हैं। ये है राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्त साहसी कथा, और दूसरी है राष्ट्रीय बाल शौर्य प्राप्त साहसी घटना, और ये आपली बहादुर मूली, आपली बहादुर मूली। तो ये है। आपका अभिनंदन सर, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। रश्मि बुक सेंटर से ये आई है। हाँ, सुनीता पाटिल, हाँ, सुनीता पाटिल ने इसको अनुवाद किया है। अच्छा। मैं उनसे जरूर मिलूंगा, कोल्हापुर अभी जाने वाला हूँ गणपति महोत्सव में, तो उनसे मैं जरूर मिलूंगा। और वहां एक मेहता बुक स्टॉल है और फड़के बुक स्टॉल है, उनसे कृपया संपर्क करें, ताकि वहां से बाल साहित्य अधिक खपत होते। कोल्हापुर से भवानी मंडप के पास है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। ये राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे जो हैं, हर साल जो 26 जनवरी की परेड में निकला करते थे, तो उनकी कहानियों को मैंने लिखा है सिलसिलेवार ढंग से। जी धन्यवाद। मराठी में है तो मैं जरूर देखूंगा वो। मराठी में, गुजराती में भी है, इसके अलावा अभी उड़िया में, उर्दू में भी आ रहा है। अभी तमिल में निकालिए, मैडम इधर उपस्थित है। अभी तमिल में भी आएगा, भारत की सभी भाषाओं में आएगा चौहान साहब। रितु मैम अब समापन की तरफ बढ़िए। आवाज नहीं आ रही, रितु मैम की आवाज नहीं आ रही जी, आपके ऊपर ही है सर। जी सर, मैं 1 मिनट वेट कर लेते हैं। आप सबका इस संगोष्ठी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बहुत सारे नए विषय भर के आए, और मैंने अपने जीवन में इतना ओजस्वी अध्यक्ष पहली बार देखा। तो भाई चौहान साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौके छक्कों के साथ भाई रजनीकांत जी ने शुरुआत की, और आपने तो बिल्कुल सैकड़ा लगा दिया, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बना दी। बहुत शानदार कार्यक्रम आज का हुआ। रितु जी, इस आयोजन के लिए, इस संयोजन के लिए आपको बहुत बधाई। और जितने साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, रुचिका अरुण शर्मा, आशा शर्मा जी, रजनीकांत भाई साहब और चौहान साहब जो हमारे अध्यक्ष थे, आप सबका पुनः पुनः बहुत आभार, अभिनंदन। जल्दी मिलेंगे, पूर्ण विराम नहीं है, इसको अल्प विराम ही समझिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जी रितु जी, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही, नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ माइक में कहीं, नहीं।
नहीं नहीं, ठीक है, नमस्ते।